आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उत्पादन के लिए खेती से पहले कराएं मृदा परीक्षण। गर्मी के मौसम में सूकरों की देखरेख। आज मिट्टी परीक्षण उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार हमारा और आपका स्वास्थ्य परीक्षण। जी हाँ, आज रसायनों की खेती में बढ़ते प्रयोग के कारण मिट्टी के स्वास्थ्य बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है। ऐसे में मिट्टी परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। तो चलिए मिट्टी परीक्षण पर तकनीकी जानकारी लेते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वीके द्विवेदी से। कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए सबसे पहला पार्ट होता है कि मिट्टी का हम परीक्षण करवाएं। मिट्टी का परीक्षण करवाने से हमें ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में मौजूद हैं और उनकी कितनी कितनी मात्राएं हैं, उसका पीएच यानी मृदा अभिक्रिया कितनी है, मिट्टी में सोलबल साल्ट घुलनशील लवण कितनी मात्रा में है, ताकि हम खेती के आगे की पोषक तत्व की रणनीति बना सकें। तो इसमें 3 मुख्य चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है कि मृदा के नमूनों का एकत्रीकरण, दूसरा होता है एकत्रित नमूने का परीक्षण और तीसरा होता है परीक्षित नमूनों के द्वारा दी गई सिफारिश। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे जरूरी है उसका सही नमूना लेना। अलग अलग खेतों की मिट्टी में तो फर्क होता ही है। कई बार एक ही खेत के अलग अलग हिस्सों की मिट्टी में भी अंतर पाया जाता है। इसीलिए जांच के लिए मिट्टी का सही नमूना लेना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम इस चीज को गांठ बांध लें कि जब भी हमें नमूनों का एकत्रीकरण करना है तो उसको बखूबी सावधानी से और अच्छे से संपादित करें। तो खेत के चयन के लिए 3 मापदंड अपने को अपनाने चाहिए। पहला हुआ ढाल, दूसरा हुआ रंग और तीसरा हुआ फसल पद्धति। अब हमने खेत का चयन कर लिया। खेत के चयन के बाद तो अब उसमें किस प्रकार से नमूने लेना है, तो उस खेत में जहाँ पे अपने को गड्ढा करना है, मिट्टी लेना है, तो उसके चयन के लिए किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग अपनी भाषा में पूरी खेत की जो विजिट करते हैं, खेत का पूरा भ्रमण करते हैं, तो हम लोग उसको ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, यानी जिग जैग मोशन में उसी दौरान आपको स्पॉट चिन्हित करते जाना है जहां से हमें नमूना लेना है। तो ध्यान दें कि अगर स्पॉट हमारा किसी खेत की मेड़ के बहुत नज़दीक आ रहा है तो उसको वहां से शिफ्ट कर दें, मेड़ से दूर रखें। दूसरा, गोबर की खाद बनाने के लिए गड्ढा बनाए होते हैं और ट्रैवर्सिंग के दौरान, गति के दौरान अगर वहाँ पे गड्ढा आ रहा है तो उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तीसरा, पेड़ की छाया होती है। पेड़ की छाया आपने देखा होगा, छाया में पौधे नहीं पनपते हैं, तो अगर वो गड्ढा वहाँ पे आ रहा है, स्पॉट वहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ से भी अपने को शिफ्ट करना है। तीसरा, नालियाँ वगैरह, सिंचाई की नालियाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिंचाई की नाली अगर हमारे स्पॉट सिलेक्शन में आ रही है तो उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। यूं तो मिट्टी का नमूना कभी भी ले सकते हैं, लेकिन शुष्क मौसम में फसल की कटाई के बाद खाली जमीन से बुआई से पहले नमूना लेना बेहतर और आसान रहता है। आमतौर पर 3 साल में एक बार मिट्टी का नमूना लेना ठीक रहता है। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु ये है कि जब भी किसी गड्ढे को खोदते हैं नमूना लेने के लिए, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर के सरफेस को हम थोड़ा सा साफ करते हैं। तो हमने ऊपर की सतह साफ कर दी। जिस
यंत्र से हम खुदाई करने वाले हैं, मिट्टी निकालने वाले हैं, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि साफ सुथरी हो, जंग रहित हो। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। वी आकार का हमने गड्ढा बना लिया। अब गड्ढा पूरा खाली करने के बाद ऊपर से नीचे तक हमने परत निकाली ताकि ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी का अंश आ जाए। अब बात ये आती है कि गड्ढे की गहराई कितनी हो, है ना। तो गड्ढे की गहराई सामान्य फसलों के लिए हम 15 सेंटीमीटर कहते हैं, और अगर ज़्यादा डीप रूटेड है, ज़्यादा गहराई तक है, तो उसकी 30 सेंटीमीटर तक जानी पड़ती है। अब हमने क्या किया कि इस गहराई से पूरा नमूना लिया और एक साफ सुथरे पात्र में हमने एकत्रित कर लिया। यही पूरी प्रक्रिया हमें पूरे गड्ढों में दोहरानी। इसके बाद किसी साफ सुथरे स्थान पर हमने उसको मिट्टी को एकत्रित किया, उसको कूटा, अच्छे से मिलाया और गोल ढेरा बना करके क्वाड्रेटिंग की, यानी 4 भाग में उसको विभाजित किया। 4 भाग में से 2 आमने सामने के हटा देते हैं, 2 भाग बचते हैं, उनको पुनः मिलाते हैं और फिर 4 भाग में विभाजित करते हैं, 2 भाग हटाते हैं। यही प्रक्रिया मतलब तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हमारा नमूना आधा किलो लगभग ना रह जाए। मिट्टी के हर नमूने को एक कपड़े या प्लास्टिक की साफ थैली में डालें। ऐसी थैलियों में नमूने ना डालें जो पहले खाद और उर्वरकों के लिए इस्तेमाल की जा चुकी हो। इस नमूने के बारे में बनाया गया एक लेबल थैली के अंदर डालें। इसके बाद थैली को अच्छी तरह से बंद करके उसके बाहर भी एक लेबल लगा दे। और नमूना लेने के बाद, भरने के बाद उसमें एक सूचना पत्रक रखना बहुत आवश्यक है। तो इस सूचना पत्रक में क्या क्या होना चाहिए? पहला तो किसान का नाम, उसका गांव, उसका पोस्ट ऑफिस का पूरा पता, मोबाइल नंबर, अगर ईमेल है तो ईमेल एड्रेस भी देना चाहिए, और खेत का नाम, नंबर, निशानी, आपने जब नमूना लिया तो उसके पूर्व में कौन सी फसल बोई थी, फसल का नाम, और वैरायटी यानी जाति का नाम, और आपने आगामी कौन सी फसल लेनी है उसका नाम, वैरायटी का नाम, किस दिन आपने लिया उसकी डेट डालते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, और इसकी 2 प्रतियां बनाकर एक प्रति नमूने के साथ एक आपके पास रहेगी। अब ये आपका फाइनल नमूना बन चुका है और इसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। किसान भाई अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने इलाके की नजदीकी मिट्टी जांच प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी के सही नमूने की जांच करवा सकते हैं। थैली में बांधे गए नमूने को प्रयोगशाला में भेजकर किसान अपने खेत की मिट्टी की सेहत की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता क्या कि वो टेस्टिंग के लिए जाता है, उसमें मृदा की अभिक्रिया यानी पीएच निकाला जाता है, जिससे हमें मिट्टी में जो पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में किस तरफ ट्रेंड कर रहे हैं, मिट्टी की तासीर क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन, ये पता चलता है। और मिट्टी में सोलुबल साल्ट यानी घुलनशील लवण कितने हैं, ईसी जिसको कहते हैं, वो कितनी मात्रा में है, वो जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो भी पोषक तत्व हैं, जैसे मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सारी की मात्राएं हमें ज्ञात हो जाती हैं। इसके साथ ही मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से हमें सिफारिश भी मिलती है कि आगामी फसल योजना के लिए हमें कितना कितना उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में डालना है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दमोह में गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की कई फर्मों पर रेड। स्कूल के 13 संचालकों की तलाश जारी। नगर निगम अधीक्षक के नेतृत्व में कई फर्मों पर रेड। जबलपुर में माता पिता ने छपवाया बेटी का शुभ संदेश। युवती ने जनवरी में मुस्लिम युवक से की थी शादी। परिवार को शादी से ऐतराज। परिवार वालों ने युवती को किया मृत घोषित। भोपाल के मास्टर प्लान 2031 का संशोधित ड्राफ्ट जारी। दावा और आपत्तियों के लिए 1 महीने का दिया वक्त। आपत्तियों के निपटारे के बाद मास्टर प्लान होगा लागू। बीजेपी शासित हरदा नगर पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर करवाई एफआईआर। पहली नपा अध्यक्ष ने अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा का लगाया आरोप। एफआईआर को कांग्रेस ने बताया दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई।
ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में बहुत से भूमिहीन किसान और युवक सूकर पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, लेकिन इस व्यवसाय से वे उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण है किसानों द्वारा मौसम के अनुरूप इनकी सही देखरेख और प्रबंधनों को नहीं अपनाना। तो चलिए इनके सही प्रबंधन के बारे में जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। तो इस समय गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रबंधन की बात करते हैं। तो जैसे जैसे देखते हैं कि वातावरण का तापमान बढ़ता है, 35 डिग्री 36 डिग्री या 40 डिग्री तक भी चला जाता है, तो उस समय पशु जो है काफ़ी जो है कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और देखा जाता है कि इस समय पशुओं में गर्भपात होने की, जो गर्भवती पशु हैं उसमें गर्भपात होने की भी संभावना अधिक हो जाती है। तो ये जो मौसम है इस समय थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा देखभाल करके, इससे जो गर्मी के मौसम में पशुओं पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे बच सकते हैं। गर्मी के प्रभाव से सूकर और उनके शावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी बढ़वार कम हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु सुस्त होकर एक जगह बैठा रहता है। इससे बचने के लिए पशु के आवास में पंखे या कूलर लगाएं। आवास के दरवाजों और खिड़कियों पर जूट के बोरे लगा दें और उन्हें समय समय पर पानी से भिगोते रहें, ताकि आवास में ठंडी हवा का आवागमन ठीक ढंग से हो सके। सूकर पालन खुली और बंद दोनों विधि से किया जा सकता है। इसके लिए बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो आवास बना रहे हैं, आवास का जो लंबाई है वो अगर बना रहे हैं तो पूरा पश्चिम दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आवास के आसपास पेड़ पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि आवास पे छाया जो है कि आता है और छाया के कारण जो है अंदर का वातावरण ठंडा रहता है। आवास को बिल्कुल नियमित रूप से साफ़ सफाई करते रहें, पानी से धोते रहें और साथ ही साथ जो है डिसइंफेक्टेंट में आप ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये फिनाइल हो गया, इससे आप सफाई करते रहें। छत की ऊंचाई जो होती है आवास में कम से कम आप 8 फीट जरूर रखें। 8 फीट से नीचे रखने से फिर अंदर का वातावरण गर्म होगा। इसके साथ ही साथ दिन में देखा जाता है कि लू चलने लगती है, अभी गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलने लगती है, तो उससे बचाव के लिए खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से दिन में ढक दें कि अंदर बाहर की गर्म हवाएं अंदर नहीं आने सके। और साथ ही साथ पशुओं को पानी की बौछार उस पर आप डालें, फुहारा डालें, तो उससे पशुओं को काफ़ी राहत होती है। बहुत सारे किसान भाई जो ग्रामीण परिवेश में है, वो जो गर्मी के मौसम में आवास की थोड़ी सी दिक्कत होती है या फिर वो बिजली की प्रॉब्लम होती है, कूलर या पंखा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आप बेलोइंग टैंक बना सकते हैं, एक छोटा सा गड्ढा कर दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। जब पशु को गर्मी महसूस होगी तो उसमें जा करके वो अपने शरीर को ठंडा करता है। दूसरी चीज़ है कि इस समय गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि आवास के साथ साथ हम लोग आहार का भी प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। आहार में सबसे पहला चीज़ जो है पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी, ठंडा पानी आप पीने के लिए अवश्य देते रहें, जिससे गर्मी से उनको काफ़ी राहत मिलती है। सूकर को जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल तथा बाजरा खिला सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर आइल, केक, मीट, मील तथा फिश मील को अनाज में मिलाकर खिला सकते हैं। सूकर को उनके वजन के हिसाब से अनाज दिया जाता है। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सूकर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाएं। वहीं 100 से 250 किलोग्राम के वयस्क सूकर को 5 से 8.5 किलोग्राम अनाज जरूर दें। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादाओं को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। साथ ही खनिज, लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं।
आहार की व्यवस्था करना है कि पशु जो हमारे किसान भाई सूकरों को जो भी पशु आहार दे रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि फ्रेश आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे किसान भाई जो है वो होटलों की जूठन सामग्री देते हैं, तो उसमें आप पुराना या ज़्यादा बासी जिसको कहते हैं वो आप देने से बचें, क्योंकि अगर 1 दिन 2 दिन पुराना अगर हो जाता है तो वो गर्मी के मौसम में बहुत जल्द खराब होता है और पशुओं पर जो है प्रतिकूल प्रभाव करता है, उनके स्वास्थ्य पे असर करता है। तो स्वच्छ आहार दें। जो सूकर हैं उनको ठंडा समय में खाना दीजिए, जैसे सुबह में या शाम में खाने के लिए अगर आप देते हैं तो वो जो मात्रा जो खाते हैं वो खाएंगे, जिससे उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव जो प्रतिकूल प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। तो खाने में इस समय गर्मी के मौसम में जो है प्रोटीन की मात्रा हम लोग कम करते हैं और एनर्जी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जो विटामिन और मिनरल मिक्सर जो देते हैं उसकी मात्रा को 10 से 15% बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है गर्मी के मौसम में जो आहार वो कम ले रहे हैं, जो आहार की कमी हो रही है उसकी पूर्ति जो है ये सप्लीमेंट जो हम लोग करते हैं उससे उसकी पूर्ति हो सकता है। आमतौर पर इस मौसम में सूकरों को कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इससे बचाव के लिए आवास की नियमित सफाई करें। सप्ताह में कम से कम 1 बार लाल दवा से आवास और फर्श को जरूर धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। अगर पशु रोग से ग्रसित हो तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। तो इस तरह गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आपको कुछ जो उपाय है वो करने होंगे, ताकि इससे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और काफ़ी जो किसानों को हानि होती है उससे बच सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दमोह में गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की कई फर्मों पर रेड। स्कूल के 13 संचालकों की तलाश जारी। नगर निगम अधीक्षक के नेतृत्व में कई फर्मों पर रेड। जबलपुर में माता पिता ने छपवाया बेटी का शुभ संदेश। युवती ने जनवरी में मुस्लिम युवक से की थी शादी। परिवार को शादी से ऐतराज। परिवार वालों ने युवती को किया मृत घोषित। भोपाल के मास्टर प्लान 2031 का संशोधित ड्राफ्ट जारी। दावा और आपत्तियों के लिए 1 महीने का दिया वक्त। आपत्तियों के निपटारे के बाद मास्टर प्लान होगा लागू। बीजेपी शासित हरदा नगर पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर करवाई एफआईआर। पहली नपा अध्यक्ष ने अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा का लगाया आरोप। एफआईआर को कांग्रेस ने बताया दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई। कांग्रेस का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दूध निकालते समय साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्राधिकारी बिना जिला सागर के डॉक्टर योगेंद्र कुमार माथुर। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप।
अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए, तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह के चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है, उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है अक्सर, उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जैसे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो। जब हम अपने पशु को बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं, उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ़ रखें, ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो, इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें, ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए छिछड़े आ रहे हों, उस थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनेला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। कभी कभी जानवरों में टीबी का रोग भी पाया जाता है, उसमें आपको दिखाई देगा कि जानवर कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, खांसी बहुत आती है। तो इस स्थिति में आपको तुरंत पशु चिकित्सक संपर्क करना चाहिए और उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। और जो दूध के पात्र हैं उनको अलग रखना चाहिए और जानवर से थोड़ा, बाकी जानवरों को से उस जानवर को थोड़ा दूर बांधना चाहिए। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ कीजिए, किसी प्रकार से उसमें निरमा या कुछ इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं, ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स हो रह गए हैं तो वो अपने आप नष्ट हो जाए। और फिर उनको, उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं, वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती हैं और इन्फेक्शन का डर रहता है। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो, छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप। और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। आप स्टोर करते हैं दूध को, उस पात्र को आप फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। किसान भाइयों, संग्रहण से संबंधित इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और अपने पशु के से जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है बीना जिला सागर के किसान सौरभ सक्सेना ने। आप खरीफ फसलों की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो सौरभ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश के अधिकतर जिलों में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर चल रहा है और ऐसे में किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि खरीफ फसलों की प्लानिंग कर लेने से समय पर इनकी बुवाई कर सकते हैं। तो इस समय बारिश की नमी को देखते हुए जरूरी है कि आप अपने खेतों को जुताई करके तैयार कर लें और किसान इस समय मूंगफली, नरमा कपास और हरे चारे वाली फसलों की बुवाई करें। जिन किसानों के पास गोबर की खाद है वे किसान गोबर की खाद खेत में डालकर मिट्टी में मिलाएं और इसके साथ ही किसान कृषि आदानों जैसे कि खाद, बीज और रसायनों की व्यवस्था कर लें, ताकि जैसे ही मानसून की बारिश हो तब बिना देरी किए फसलों की बुवाई कर सके। बारिश के दिनों में बारिश का पानी इधर उधर बहकर चला जाता है जो किसी काम में नहीं आता। तो पानी की गंभीर समस्या को देखते हुए किसान अपने खेतों में फार्म पॉन्ड, फार्म तलाई, चेक डैम बनवाएं, ताकि इस बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोका जा सके और जब भी पानी की समस्या हो तब पानी को सिंचाई के लिए काम में लिया जा सके। फलदार पौधों का बाग लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई कर लें। ऐसा करने से गड्ढों का तेज धूप से सौरीकरण हो सकता है और इन गड्ढों में छुपे कीट पतंगे नष्ट हो जाएंगे। किसान भाई अगेती फूल गोभी की नर्सरी की तैयारी करें और बारिश की संभावना को देखते हुए उड़द मूंग की पक्की फसलों की कटाई कर लें। किसान भाई बारानी क्षेत्रों में वर्षा होने के बाद बाजरा की बुवाई कर लें और कम अवधि में तैयार होने वाली अरहर की किस्मों की बुवाई करें। किसान भाई इस माह के प्रथम सप्ताह में धान की नर्सरी तैयारी का उचित समय है, तो किसान भाई धान की नर्सरी तैयार करें। पशुओं में इस समय बीमारियों का टीकाकरण भी करवाएं। टीकाकरण करवाने से पशुओं को बीमारियों से बचाया जा सकता है। पशुओं को हर 4 माह में पेट के कीड़ों की दवा भी पिलाएं। कीटों की दवा पिलाने से पशु के शरीर में आंतरिक परजीवी खत्म हो जाते हैं और पशु स्वस्थ रहेंगे, जिससे पशुपालकों को अधिक दूध उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।